नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परेश पुराणिक और मैं हूं हाई कोर्ट एडवोकेट। आज दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। दरअसल ये एक पति पत्नी के बीच में जो फैमिली डिस्प्यूट्स होता है, जो कि फैमिली कोर्ट में डिसाइड किया जाता है, उसकी एक कहानी बहुत ही शॉर्ट में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। और सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट है जिसका पूरे डिटेल्स आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दरअसल एक हस्बैंड और वाइफ हैं, 2002 में इनकी शादी होती है। शादी से इनके 2 बच्चे होते हैं और शादी के कुछ समय बाद ही इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं और 2007 से लगभग ये अलग रहना शुरू कर देते हैं और 2018 में फाइनली ये डिवोर्स के लिए फैमिली कोर्ट में मैटर चला जाता है। अब फैमिली कोर्ट में जब मैटर जाता है तो वाइफ के ग्राउंड्स हैं कि उसके साथ दहेज के लिए उसको फोर्स किया जा रहा है, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और उसके साथ क्रूएल्टी भी की जा रही है। वहीं हस्बैंड का ये कहना है कि वाइफ जो है वो लगातार उसने डिज़र्ट कर दिया है हस्बैंड को, साथ में नहीं रही, साथ में रहना बंद कर दिया है और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा क्रूएल है पत्नी का बिहेवियर पति के साथ। अब जब पूरा केस फैमिली कोर्ट में लड़ा जाता है तो सभी स्टेटमेंट्स को और सभी फैक्ट्स को देखने के बाद, आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद फैमिली कोर्ट जो है वो हस्बैंड को, जो उसकी डिमांड थी कि उसे डिवोर्स ग्रांट किया जाना चाहिए, फैमिली कोर्ट जो है वो ग्रांट कर देती है। लेकिन यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट बात है जो हाई फैमिली कोर्ट ने यहाँ पे जिसको मद्देनज़र रखा है वो ये कि जिन सबूतों को फैमिली कोर्ट ने गहराई से देखा वो है बार बार इनके बीच में विवाद होना, बच्चों के प्रति जो वाइफ का व्यवहार था वो बिल्कुल भी सही नहीं पाया गया। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फैमिली कोर्ट ने कंसिडर की कि वाइफ ने इस पूरे दौरान, पूरे टेन्योर में जो 10 साल ये अलग रहे, कभी भी वाइफ ने हस्बैंड के साथ रहने की कोई इच्छा प्रकट नहीं की, है ना, ये एक्सप्रेस नहीं की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था जो कोर्ट के नज़र में आया। और उससे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो था एविडेंस जो कि बच्चे के द्वारा दिया गया। इसकी बात अभी आगे चलकर और डिटेल में करते हैं। इन सब बेसिस पर फैमिली कोर्ट ने जो है डिवोर्स ग्रांट कर दिया, लेकिन इसकी अपील की गई हाई कोर्ट में। तो जब ये मैटर हाई कोर्ट में पहुंचा तो वहाँ पर हाई कोर्ट ने क्या देखा कि सबसे पहले तो हाई कोर्ट का ये कहना था कि जो स्टेटमेंट्स हैं, जो एविडेंसेस हैं और जो फैक्ट्स हैं, उसके बेसिस पर हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर को, उसमें कुछ भी इंटरफेरेंस करना उचित नहीं समझा। और वो ऐसा इसलिए कि पत्नी ने जो है वो वचन दिया था कि वो अपना व्यवहार सुधारेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। दूसरा, बेटे की गवाही इस पूरे केस में बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई, जिसने अपने एविडेंस में ये कहा कि माँ जो है वो कभी भी उनके साथ रहने के लिए विलिंग नहीं है। मतलब माँ शुरू से ही अपने बच्चों को छोड़कर और पति को छोड़कर अलग रहना चाहती थी। बच्चों के साथ जो उनका रिलेशनशिप था मदर का, वो भी काफ़ी स्ट्रेसफुल था। ये बच्चों ने कोर्ट में एविडेंस दिया है और ये इस्टेब्लिश हुआ और इसको हाई कोर्ट ने भी माना कि माँ एक्चुअल में खुद ही पति और बच्चों के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो जो है हाई कोर्ट में अपील करती है डिवोर्स के खिलाफ। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हाई कोर्ट जो है वो फैमिली कोर्ट के डिसीजन के साथ किसी भी तरह का इंटरफेरेंस करना उचित नहीं समझती और वो डिवोर्स को एज इट इज़ रखती है। इस बात से एग्रीव्ड होकर वो वाइफ जो है फर्दर सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करती है। लेकिन जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13(1)(1)(a) जो कि क्रूएल्टी के लिए और 13(1)(1)(b) जो डिजर्शन के लिए, उसके बेसिस पर और जो स्टेटमेंट एविडेंस और वाइफ का जो व्यवहार था इस पूरे दौरान, उसको नोटिस करने के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देती है जो कि ध्यान देने लायक है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि निचली अदालतों ने जो भी निष्कर्ष निकाले वो तथ्यों के और साक्ष्यों के आधार पर बिल्कुल उचित है, उसमें कोई भी गलती सुप्रीम कोर्ट भी नहीं पाती। यानी फैमिली कोर्ट और हाई कोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट भी एक ही पेज पर आ जाती है। और कोर्ट का ये कहना है कि इतने लंबे समय तक अलग रहना ये इस चीज़ को इस्टेब्लिश करता है कि विवाह जो है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे जो फाइनल वर्डिक्ट जो सुनाती है कोर्ट, वो ये कहती है कि हाई कोर्ट का जो फैसला है वो एज इट इज़ रहेगा। यानी कि जो डिवोर्स
ग्रांट कर दिया गया है वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें किसी भी तरीके का कोई छेड़छाड़ सुप्रीम कोर्ट भी अपनी तरफ से नहीं करने जा रही। यानी जो फैसला फैमिली कोर्ट से चला था वो हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक आते आते सभी जगह चैलेंज तो ज़रूर हुआ, लेकिन डिसीजन नहीं बदला गया तीनों कोर्ट में। जो एक्चुअल फैमिली कोर्ट ने सुनाया था वो एज इट इज़ रहा, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये अपील तो खारिज कर दी, डिसमिस कर दी, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने किए मेंटेनेंस को लेकर। दरअसल हाई कोर्ट ने और फैमिली कोर्ट ने जो पहले एक लमसम मेंटेनेंस हस्बैंड के द्वारा वाइफ को दिलाया गया था जो कि 6 लाख रुपए का था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे मॉडिफाई करके उसको लमसम देने की जगह उसको 10,000 पर मंथ का ऑर्डर कर दिया। ये एक चेंज जरूर सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर आया, बाकी डिसीजन सारा एज इट इज़ रहा है। अब बात कर लेते हैं इस केस की डिटेल्स की। इसका नाम क्या है? दरअसल ये जो साइटेशन है इसका नाम है ममता देवी विरुद्ध संजय कुमार। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया है। इसके जो ऑर्डर की डेट है जजमेंट की वो है 10 अप्रैल 2026 और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको अनाउंस किया गया है। अब ये तो हो गई इस पूरे केस से रिलेटेड बात जो सभी कोर्ट के ऑब्जर्वेशन थे। अब इसके ऊपर आप लोगों का क्या कहना है वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपके लिए जो एक सवाल मैं यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ वो ये कि आप क्या सोचते हैं कि क्या जो इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन है इसको भारत में कानूनी रूप से एक अलग आधार बनाया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।